बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फ़रा और मैं हमज़ा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और इससे पहले कि हम बहुत सारी और ख़बरों पे बात करें, बड़े दुखी दिल के साथ ना एक दास्तान मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। और हमज़ा, ये है हमारे इस माशरे की असल तस्वीर, जिसमें कि हम बहुत दावे करते हैं एक अच्छे इंसान होने के, अच्छे मुसलमान होने के, लेकिन हकीकत बाज़ औक़ात में दिखाई देती है बिल्कुल बरक्स है। बिल्कुल बरक्स है। एक खातून को उसकी डेथ के 22 साल के बाद हक़ के विरासत जो है वो मिला, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के से उसे ये हक़ मिला। और सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उस पर वो पढ़ने वाली है, रोंगटे खड़े करने वाली है। उन्होंने लिखा है कि ये चौथी कोर्ट है जहाँ पर ये केस आया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने भी मुकदमे का फैसला जो है वो उनके हक में दिया, खातून के हक में दिया। और जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पर इतना टैंपरिंग की गई और इस तरह से मतलब वहाँ मेंटेन नहीं किया गया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ये बात हो रही है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट लोगों को उनके जो हुकूक है वो नहीं दे रहा। एक तो हुकूक नहीं दे रहा, गफलत का मामला नहीं है, ये सल्ब किए जा रहे हैं, ये बाकायदा उनसे छीने जा रहे हैं। वहाँ पर पैसे चलते हैं, वहाँ पर करप्शन चलती है। करप्शन की रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान के कौन से डिपार्टमेंट हैं, तो वहाँ पर भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट पहले नंबर पर था, क्योंकि ज़मीनों के मामले होते हैं, पैसे दिए, भाइयों ने बहनों के नाम नहीं लगवाई, वालिद ने बेटी के नाम नहीं लगवाई, ऐसे मामले हैं और वो चलते चले जाए। और ये देखिए कि कितनी अफसोसनाक बात है। और मामला क्या था घर का कि स्टेप मदर और उनके बच्चे, और उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि जी वालिद साहब तो जब गए हैं तो वो सारा कुछ हमारे नाम कर गए हैं। तो ये जो पहली बीवी में से औलाद थी, जो बेटी थी जिसका नाम मुनीर सुल्तान था, इसके तो हक में कुछ छोड़ा ही नहीं है, सारा कुछ तो हमें दे गए हैं। अब उस खातून ने ये क्लेम किया है 1998 में, और उस क्लेम को उसकी डेथ के 22 साल बाद ये पता चला कि वो हक पे है, और उसका हक के विरासत जो अल्लाह ताला का दिया वो गॉड गिवन राइट है, कोई किसी को राइट ऑफ कर ही नहीं सकता। लेकिन मुझे इस जुल्म पे ना, जब से मैंने ये पढ़ा है, मुझे इस जुल्म के ऊपर और अपने मुआशरे में जारी इस कबीर रिवायत के ऊपर कि लड़कियों को, ख़वातीन को उनका हिस्सा ना देना, उनको विरासत में ना तस्लीम करना और उनके साथ हर नाजायज़ हरबा इख्तियार करना, उनको उस हक से महरूम करने के लिए, क्या हमें खौफ नहीं है खुदा का? खुदा का खौफ नहीं है। आप देखें कि कितने अफसरान बदले होंगे, कितने अफसरान बदले होंगे, क्या मामलात हुए होंगे, लेकिन वो रविश नहीं बदली। वो जो मामला था वो वैसे ही चलता रहा। तो जो हमारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं वो ये देखें कि कितनी मुश्किल में लोग आते हैं और इतना लंबा उनको इंसाफ के लिए ये सफ़र करना पड़ता है कि मौत के भी 22 साल बाद उनको इंसाफ मिलता है। यही हमारा मसला है कि हमारी प्रोसिक्यूशन इतनी वीक होती है या इतनी बुरी होती है, जानबूझ के ही इतने बुरे हक़ाइक़ इकट्ठे किए जाते हैं और पेश किए जाते हैं कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता। अदालतें होते हुए कुछ नहीं कर पा रही होती क्योंकि वहाँ पर प्रोसिक्यूशन। लेकिन जो लोग दूसरी शादी करते हैं उनको भी ज़रा एहतियात कर लेनी चाहिए कि फिर कम से कम अपनी ज़िंदगी में ये तस्फिया ज़रूर कर जाएं कि किसका क्या है और किसको कितना देना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये मामलात ऐसे भी होते हैं फिर बाद में कि उसका इस तरह से लोग फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह से उस पर एक्सप्लॉइट करते हैं एक दूसरे को, जो फिर मुश्किल भी हो सकता है। लोग एक दूसरे के खिलाफ मुसल्ला उस पर भी उतर सकते हैं ना, कार्रवाई पे। बिल्कुल ऐसा ही। टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। एक ही दिन में 70 अफराद जान से गए। मजीद 2545 अफराद में कोरोना की तशखीस। मस्बत केसेस की शरह 6.35% तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2265 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी। अली ज़फ़र के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम। मीशा शफ़ी, फ़तुमर समेत 8 अफराद कसूरवार करार। मुल्ज़िम अपने इल्ज़ामात के कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके। अदालत अबूरी चालान पर कार्रवाई का आगाज़ करे। FIA की इस्तदा। कौन बनेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चीफ सिलेक्टर? साबिक चीफ सिलेक्टर इंज़मामुल हक ने अपना वोट मोहम्मद यूसुफ के हक में दे दिया। अजीम बल्लेबाज को इंटरनेशनल क्रिकेट का वसी तजर्बा, बड़ी जिम्मेदारियां देना चाहिए। साबिक कप्तान।
तो जी जनाब, टॉप स्टोरीज आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे मुल्क के सियासी महाज की, जहां पारा हर गुजरते दिन के साथ हाई होता जा रहा है और सर्दी जो वैसे है वो बढ़ती चली जा रही है और लाहौर में आज भी बहुत ज़्यादा सर्दी है, पर सियासत हमारी गर्मा गर्मा। हाँ, और ये हमारा कोई जैसे कहना चाहिए, हमने हमेशा ये डिस्कस किया, इन्वर्सली रिलेटेड है। पाकिस्तान की सियासत में ये सर्दियों के महीने हमेशा गर्म गुजरे हैं। अब कितने गर्म हो सकते हैं इसका अंदाज़ा आइंदा आने वाले कुछ दिनों में हमें होगा, क्योंकि अंदाज़ा हो रहा है कि खासी जो है गर्मा गर्मी होने वाली है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन कबल अज़ वक्त कराने का ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। और पेशावर में सहाफ़ियों से वो बात कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने वाज़े किया कि हुकूमत को अपोजिशन से तो कोई ख़तरा है ही नहीं। उन्होंने कहा, डायलॉग की बात की तो अपोजिशन ने 34 सफ़ात का NRO मांग लिया था। फिर से वज़ीर आज़म ने NRO की ही बात की है और ये भी कहा कि वो किसी सूरत NRO नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने चैलेंज करते हुए कहा कि अपोजिशन बड़े जलसे करती फिर रही है, वो चाहें तो अब भी उनसे बड़ा जलसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, कौम कभी भी चोरों के लिए नहीं निकलेगी। और फिर उन्होंने कहा कि डाकू सारे बाहर बैठ गए हैं, लंदन में शॉपिंग कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि बाहर निकलें। ये सारा ड्रामा सिर्फ सेनेट इलेक्शन के लिए किया जा रहा है, लेकिन जो अपोजिशन है, जो PDM है, वो नाकाम होगी। ये बात की गई है वज़ीर आज़म की जानिब से। शो ऑफ हैंड की जो बात की जा रही है वो तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वैसे ही मंशूर था कि हम शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट इलेक्शन करेंगे। मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर शो ऑफ हैंड ना हुआ तो शायद अपोजिशन को ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर शो ऑफ हैंड हो गया तो भी नुकसान से बच पाएंगे या नहीं, इसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितनी कॉन्फिडेंट इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दिखाई दे रही है और इसके क्या असरात होंगे, ये जो जिन चीज़ की बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म और क्या मुमकिनात हैं, इस बारे में ही हमने आगाह करने के लिए बात की है। और बात कर रहे हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद से। अस्सलाम वालेकुम कुंवर दिलशाद साहब, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेट इलेक्शंस कबल अज़ वक्त कराने का ऐलान किया और उनका कहना है कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए इलेक्शन से मुतालिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। आप कानूनी पहलू पर रोशन डालिएगा कि किस तरह से ये मुमकिन होगा और क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए से ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये हो सकता है कि शो ऑफ हैंड्स के जरिए से फिर फैसला हो। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं करना, क्योंकि आइन के आर्टिकल 224 और आइन का आर्टिकल 59 और इस तरह इलेक्शन एक्ट 205 से लेकर 230 तक इसका तरीक़ाकार बताया गया है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इख्तियारात में आता है कि वो सेनेट का इलेक्शन जो है वो अपने कानून के दायरे में रहते हुए वो 1 महीने के दरमियान में इलेक्शन करवाने की मजाज है। आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 11 फरवरी से लेकर और 11 मार्च के दरमियान इंतखाबात होने का आईनी तौर पर उसको मजाज है। इसी तरह माजी के जितने भी इंतखाबात हुए हैं, मैंने 1985 से लेकर 2010 तक के इंतखाबात हमने करवाए हैं, देखे हैं। उसमें होता है फरवरी में आम तौर पर ये इलेक्शन अमल हो जाएंगे और ये 11 फरवरी के बाद इलेक्शन जारी कर देगा और 15 या 18 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। तमाम अपीलें, रिजेक्शन, जो भी मामला होते हैं कानूनी मराइल, वो तमाम हो जाएंगे। 7-8 मार्च को इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा और 11 मार्च को जो रिटायर्ड हो जाएंगे उनकी जगह नए मेंबर जो इलेक्ट होंगे वो जो हल्फ उठा लेंगे और 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का। बिल्कुल ठीक है। दिलशाद साहब, ये कहिएगा कि जिस तरह अपोजिशन कह रही है कि ये तो पार्लिमानी मसला है, ये सियासी मसला है, हुकूमत मुनासिब फॉरम्स पर ये इस चीज़ को ज़ेरे बहस लाए, सुप्रीम कोर्ट लेके जाने का क्या जवाज़ बनता है, इस बारे में कुछ कहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क की सबसे बड़ी मौजूद अदालत है, वो आइन में तरमीम करने के बारे में तो उनके इख्तियारात ही नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जो रेफरेंस जाएगा, सदारती रेफरेंस, तो मुमकिन है कि फुल कोर्ट उसको चुने। 15 जजों पर यह चीफ जस्टिस साहब की मर्जी है, 11 जजों पर मुकम्मल करते हैं, 10 जजों पर करते हैं, चीफ जस्टिस साहब की सावधानी पर है। लेकिन उसका सबसे बड़ी बयान ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी ओपिनियन राय देगा कि जरा आप इस पर कानून साजी कर लें, और कानून साजी करना वो पार्लियामेंट का ही काम है। इस लिहाज से ये भी एक बड़ा अहम नुकता उठाया जा रहा है। इसी सबसे बड़ी बात ये अटॉर्नी जनरल ने ये फरमाई है कि हम इलेक्शन एक्ट के तहत चूंकि सेनेट का इलेक्शन होना है तो हम सदारती एक ऑर्डिनेंस के जरिए करवा देंगे। अगर सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सेनेट के इंतखाबात हो गए तो ये आइन को सबूताज करने के मतलब। बिल्कुल सही, लेकिन वज़ीर आज़म का ही कहना है कि माजी में सेनेट के इंतखाबात पर पैसा चलता था और तहरीक-ए-इंसाफ तो शुरू से ही खुफिया रायशुमारी ख़त्म करना चाहती है। अब बात ये है कि इस पॉइंट पर अपोजिशन जमातें PTI से इत्तफाक करेंगी या उनको कोई इख्तलाफ होगा, और क्या हो सकता है अगर इख्तलाफ हुआ तो उसका नतीजा?
प्राइम मिनिस्टर साहब सही फरमा रहे हैं कि हमेशा सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है, करोड़ रुपया तकसीम होता रहा है, सबको पता है, आपको पता है, हमें पता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब देर करते, प्राइम मिनिस्टर साहब जब इक़्तिदार में आए थे उसी वक्त इस पर कोई कानून साजी कर लेते और तमाम अपोजिशन भी तैयार रहती कि भाई हमें हाउस ट्रेडिंग को रोकने के लिए कानून साज हो जाती, कोई ऐसा तरीका तैयार कर लिया जाता जिसके तहत ये जो है ओपन बैलेट भी हरफ ना आता और सिक्योर बैलेट भी हरफ ना आता और दरमियान का रास्ता निकाल के हॉर्स ट्रेडिंग के रास्ते बंद कर देते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 साल तक तो कानून साजी नहीं की। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बार बार को खत लिख रहे थे कि भाई आप सेनेट के इलेक्शन के बारे में जो आप फरमा रहे हैं इसमें कोई कानून साजी कर लें, ये कानून साजी नहीं हुई। अब जो कि हालात मुल्क के अच्छे नहीं जा रहे, अपोजिशन गवर्नमेंट का तनख्वाह दुरुस्त नहीं है, अब ये मुश्किल तरीन मरला होगा कि आइन के आर्टिकल 226 बैठने पर मेजॉरिटी के तहत तो तरमीम कर सके। लेकिन ये है कि हमें हैरानगी इस बात की हुई है कि काबिल जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो राय दी है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो आइन के मुतासम है, आर्टिकल 226 से मुतासब है और 59 से बिल्कुल ठीक। सबक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुमर दिलशाद साहब सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने खासी देर कर दी है कि अब बिल्कुल चीज़ें सर के ऊपर है, इसलिए ये पार्लियामान में तो मसला शायद इस वक्त हल भी नहीं हो सकता। हाँ, तो मुझे वो नज़्म याद आ गई, हमेशा देर कर देता हूँ ज़रूरी बात करना, हाँ, कुछ भी करना हो एंड उसका मतलब उसे कंक्लूड करना, तो कुछ भी करना हो हमेशा देर कर देता हूँ। मुनीर नियाज़ी साहब ने जो है ना दरिया को कूजे में बंद कर दिया। हाँ जी, लेकिन अब हमजा टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है सारे फैसलों की और सारी ये जो बातें आ रही है, इसलिए कि जो पीडीएम ने ऐलान किया ना, जो कह रही है हुकूमत कि हमें जलसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि जनवरी के 31 जनवरी को वो अनाउंस करेंगे कि लॉन्ग मार्च या जो भी इस्तीफ़े वगैरह वगैरह जो भी उनकी हिकमत अमली होगी, और ये उसका मतलब है 1 फ़रवरी। तो फर्स्ट वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि नहीं, फरवरी में हम अब इलेक्शन करवाएंगे और जल्दी करवाएंगे और उसमें हम शो ऑफ हैंड्स करेंगे ताकि अपोजिशन जो है वो बजाय इसके किस तरह फोकस कर सके कि लॉन्ग मार्च और सिर्फ निकलना है, वो इलेक्शन में ही फंसे। और इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सेनेट के, इसलिए कि इन इलेक्शन में मेक एंड ब्रेक फैसला होगा कि अपोजिशन अपनी अथॉरिटी और अपनी वहाँ मेजॉरिटी बरकरार रख सकती है। सेनेट में भी अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं तो सेनेट में भी बरतरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो जाएगी और कानून साजी में जिन मसाइल का सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो नहीं करना पड़ेगा। इसी हवाले से बात कर लेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा कंवल शौज़ब साहिबा मौजूद हैं। कंवल शौज़ब साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये कहिएगा कि क्या वाकई हुकूमत घबरा गई है कि जिस तरह अपोजिशन कह रही है कि हमारे जलसे हैं, हुकूमत परेशान है, इसलिए अब सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले कराने की बात हो रही है, वजह क्या बनी, क्यों पहले करवाने की जरूरत महसूस की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। वाकई बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, वो इतने ज़्यादा जिन्नात आ जाते हैं उनके जलसों में कि हम वाकई बहुत डर गए, बहुत घबरा गए। वो आपको भी नज़र नहीं आते, हमें भी नज़र नहीं आते, लेकिन उनको ज़रूर नज़र आ रहे होते हैं कि खचाखच पूरे जो वो स्टेडियम और जो ग्राउंड भर लेते। उस घबराहट में हमने लॉ चेक किया है और जो लॉ कह रहा है उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। जिस सेनेट के इलेक्शन को लेकर के जितनी टेंशन का शिकार इस वक्त हुए में है हमारी अपोजिशन, ये आप सिर्फ सोच लीजिए और इनसे पूछिए कि ये तहरीक का जो मकसद बकौल इनके है वो धांधली खत्म करना है या धांधली ज़्यादा इलेक्शनों के खिलाफ प्रोटेस्ट है। तो जब धांधली खत्म करके इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट बनाने की बात हो, उस प्रोसीजर को बेहतर करने की बात हो, वहाँ रिफॉर्म्स लाने की बात हो, ट्रांसपेरेंसी लाने की बात हो, तो फिर उसके बाद आप देखेंगे किसको टेंशन ज़्यादा होती है और कौन घबराहट का शिकार होता है। तो ये जिस तरह अभी सेनेट के इलेक्शन के बारे में आप बात जी, लेकिन देखिए रिफॉर्म्स की बात जो है वो भी आप लोगों ने की थी, इलेक्शन रिफॉर्म्स की, और इतना सारा टाइम गुजर जाने के बाद रिफॉर्म्स के ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। अब जब सर पे आन पहुंचे हैं इलेक्शंस, तो तमाम जो है कानूनी या सियासी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको छोड़ते हुए अब अचानक सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला, इनके ऊपर सवालिया निशान है कि अगर पहले नहीं किया तो अब ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई कि आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से हम जो है ये फैसला ले लें, और अगर आपके ख्याल में ये इतना ज़रूरी था तो पहले इसके बारे में क्यों नहीं कोई कदम उठाया गया? देखिए जी, पहले भी बात की गई, इनविटेशन भी दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुए सेनेट के, क्योंकि मैं कंटेस्ट वीक मैंने लास्ट टाइम किया था सेनेट का इलेक्शन, तो उस वक्त भी ये डिबेट सबसे ज़्यादा अगर ज़ेर बहस आई थी तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से आई थी। 20 सिटिंग MPAs को सिर्फ इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी से इलेक्शनों से 2 महीने, जनरल इलेक्शन से 2 महीने पहले फारिग कर दिया था। सबके मना करने के बावजूद उन्होंने पब्लिकली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके लिस्टों में जो नाम आए हुए थे वो दे दिए थे कि जिन्होंने ये वोट बेचा था अपना जाके।
और उस वक्त भी ये बात की थी कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, लेकिन फिर इसमें कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत होती है। और सुप्रीम कोर्ट एक लीगल फोरम है, सुप्रीम कोर्ट कोई इलीगल फोरम नहीं है, और उसमें आपने ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट वो इंस्टीट्यूशन है जो लॉ को सबसे बेहतर तरीके से डिफाइन करता है, तो इसको हम वो तो नहीं कह सकते कि ये कोई इलीगल है। और अभी भी आपको मालूम होगा कि कम से कम भी 1-1.5 महीना पहले भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए, तो उस पर आपने रिस्पांस देख लिया है कि बाकी जमातें जो हैं वो इसको क्यों बाईपास करना बिल्कुल ठीक है। कंवल साहबा ये फरमा दीजिएगा, सिंध हुकूमत का किरदार बहुत ज़्यादा अहम होगा। अगर पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत से इस्तीफ़े दे देती है, असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं, तो फिर वफाकी हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या प्लान किया हुआ है? और शो ऑफ हैंड अगर नहीं होता, खुफिया रायशुमारी होती, आपको नहीं लगता पिछली बार भी चॉइस सरवर साहब के पंजाब से ज़्यादा वोट निकल आए थे, पीटीआई को फ़ायदा होगा? देखिए, पीटीआई ने अगर अपना ही फायदा देखना होता तो फिर तो इस वक्त हम ज्यादा मेजॉरिटी आने के इम्कानात तो हमारे पास ही है। बात अपनी फायदा देखने की नहीं है, बात ऐसा ट्रांसपेरेंट निज़ाम कायम करने की है जो सबको सेटिस्फाई भी कर सके और आने वाले टाइम में आप धांधली को रोक सकें। और ये जो एक बिक्री होती है, खरीदो फरोख्त होती है, उसकी वजह से ये होता है कि एक आम आदमी या पढ़े लिखे जो लोग हैं वो आपके ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी दोनों में आने के काबिल नहीं रहते। एक खास एलीट कैप्चर है जिसको हम ब्रेक करना चाहते हैं, और जो पार्लियामेंट का एक असली खूबसूरती ये है कि हर शख्स जो अफोर्ड कर सकता हो या ना कर सकता हो, वो इन ऐवानों का अगर हिस्सा बनना चाहे, इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहे, तो वो आगे आ सके। नंबर 1। नंबर 2, सिंध असेंबली के अगर वो डिसॉल्व भी कर देते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इलेक्टोरल कॉलेज उस वक्त बन जाएगा जिस वक्त वो दोबारा बनेगी। उसके अलावा जो बाकी इलेक्टोरल कॉलेज होगा वहां से इलेक्शन हो जाएंगे, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी का अपना होगा, क्योंकि जाहिर है सिंध से अगर उन्हीं के मेंबरान है तो उन्होंने पीटीआई के लोगों को या पीएमएलएन के लोगों को तो वोट नहीं देने, उन्होंने तो अपने ही सेनेटर्स को वहां से इलेक्ट करना है। सबसे ज्यादा नुकसान उनको होगा जो 85 में भी उन्होंने बर्दाश्त किया था और कई सालों वो पीछे गए थे। सेनेट एक कॉन्टिन्यूस बॉडी है, कॉन्टिन्यूस एक पार्लियामान है, वहाँ वो कभी डिसॉल्व नहीं होती, वो कभी खत्म नहीं होती। और जो एक डिबेट चल रही है कि पहले या बाद, पहले का मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, लीगली जो बाबर अवान साहब ने बयान किया, ये जिस वक्त इलेक्शन हो जाएगा तो जो सेनेटर्स इलेक्ट होंगे उनको सेनेटर इलेक्ट कहा जाएगा। वो उस वक्त अपना ओथ उठाएंगे जब मुतलका सेनेटर रिटायर हो जाएगा और उनकी डेट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये वाला सेनेटर जाके अपना ओथ उठाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे जो बाइडेन इस वक्त प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं। जब उनकी टर्म कंप्लीट होगी प्रेसिडेंट बाइडेन जाके अपना ओथ उठा लेंगे। एग्जैक्टली इसी तरह सेनेट होगा। सेनेट में ये बिफोर या एग्जैक्ट उस डेट को इलेक्शन नहीं होते, हमेशा पहले होते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ तो लास्ट टाइम भी। अच्छा, अगर कुमल इस दौरान ऑपोजिशन ने भी डेडलाइन दी हुई है कि 31 जनवरी को वो अनाउंस करेंगे कि उनकी हिकमत अमली क्या होगी। आप कह रहे हैं कि हम फरवरी में इलेक्शंस जो हैं वो सेनेट के करवा लेंगे, जबकि अभी कुंवर दिलशाद साहब जो बात कर रहे थे उसके मुताबिक आर्टिकल जो है वो इजाज़त नहीं देता इसकी, उसमें थोड़ी सी जो है वो कानूनी वो पेचीदगी भी है। इन तमाम मामलात को आप कैसे देख रही हैं? अगर ऑपोजिशन ऐलान कर देती है तब भी आप समझते हैं कि आप अपने इस बयान पर कायम रहेंगे कि इलेक्शन जो है वो फरवरी में होंगे? देखिए, लास्ट टाइम जो पेपर नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी वो 10 फरवरी थी, 3 मार्च को इलेक्शन हो गए थे। तो अगर बहुत पीछे भी या बहुत आगे तो 5-7 दिन का ही फर्क पड़ा है, उससे तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। और आइन का कोई आर्टिकल इस वक्त ऐसा नहीं है कि वो रोकता हो कि आप सेनेट के इलेक्शन पहले नहीं करवा सकते। जहाँ तक 31 जनवरी की बात है, 31 जनवरी की डेट उन्होंने मीडिया को दी है और बाकियों को दी है कि इस पे हम अगली लाहे अमल का इजहार करेंगे। तो अभी मजीद बहुत तारीखें आएंगी और वो हमेशा सिर्फ महीनों की डेट देते हैं, ईयर नहीं बताते कि कौन से ईयर में उन्होंने ये सारे काम करने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ और दावे के साथ कह रही हूँ कि इनकी तारीखें सुनते जाइए। और वैसे मेरी तरफ से और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से वेलकम है। वो बेशक आज अपने इस्तीफे भिजवा दें, लेकिन नेशनल असेंबली के स्पीकर को भिजवाएं और मुतलका कौमी जो सूबाई असेंबली है उनके स्पीकर्स को जमा कराएं। इतना बर्डन अपने ऊपर ना रखें। और बेशक आज नहीं, वो अपना मार्च अगर उन्होंने शुरू करना है तो जरूर करें। अच्छा, वो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ना कि जब नून में से शीन नहीं निकल सकी तो अब आप लोगों ने सोचा कि क्लियरली नून में से शीन अलग करके देख ली जाए और शो ऑफ हैंड्स के जरिए देख लीजिए ये शीन है और ये नून है। तो कोई इस तरह की नून में से शीन नहीं निकली तो नून से जो मीम निकली है ना, वो शीन और नून दोनों को बर्बाद करने के लिए काफी है। हमारा काम वो कर रही है।
हमारी वो सफीर हैं नून लीग में, तो हमें माशाल्लाह बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि 5 सालों में जरदारी साहब को टाइम लगा था पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क करने में, वो काम माशाल्लाह मुबारकबाद की हकदार है मरियम नवाज, उन्होंने 1 साल में ही करके दिखा दिया। चलो ठीक है मरियम, तो फिर आपकी पार्टी की है, मरियम बीबी तो आपकी बहुत पार्टी शुक्रिया की। कोमल, आप हमारे साथ रही, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और ये वही नुक्ता है कि अब कानूनी पेचीदगियां क्या होंगी सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद, जिस तरह से कुंवर दिलशाद साहब फरमा रहे थे, वो और important है। शो ऑफ हैंड वाला जो मामला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मुझे पर्सनली अभी भी यही लगता है अगर खुफिया रायशुमारी हुई तो हुकूमत के ज्यादा वोट निकलेंगे। हाँ, और वो अयाज साहब ने मुस्लिम लीग नून के कहा है ना, हमारे कुछ लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तब शो ऑफ हैंड से खुल के सामने आ जाएंगे कि कौन जो है वो किसके साथ है, विच डेफिनेटली शुड हैपन, इसलिए कि ये जो एक खतरनाक मामला है ना कि आपकी एलिजेंस आपकी कहीं और आप कुछ और बात करते रहें। अब हम बात करते हैं कोरोना की, जो कि हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। उनकी बेहतियाती और मुसलसल SOPs की खिलाफ वर्जियों ने हालात और बिगाड़ दिए। गुज़श्ता रोज़ एक ही दिन में खतरनाक वायरस 70 अफराद की जान ले गया है। मुल्क भर में मजीद 2545 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है, जिसके बाद केसेस की शरह 6.35% हो चुकी है। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 9080 हो गई है। आदाद शुमार पर नज़र दौड़ाएं तो माह दिसंबर के पहले 15 दिन में 919 अम्मात रिकॉर्ड हुई, जबकि 42,666 अफराद खतरनाक वायरस का शिकार हुए। अभी भी अगर आप इसको संजीदा नहीं ले रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। NCOC के मुताबिक सिंध में मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज़्यादा है, जो कि 14.8% है। खैबर पख्तूनख्वा में 11.3% है और पंजाब में 3.2% है। सो इसका मतलब है कि सिंध के जो लोग हैं उन्हें खास तौर पे बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में एहतियात जो है वो होनी चाहिए। आपने देखा ये सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है और उसके साथ साथ जैसे बताया जा रहा है कि अंदर स्पेसेस में रहने की वजह से इसके फैलने का खतरा ज़्यादा है, तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बिल्कुल ऐसे। अब अपने हीरो की बात कर लेते हैं, अपने हीरो को याद कर लेते हैं। 1971 की जंग में वाहगा अट्टारी सेक्टर के महाज पर भारतीय फौज की गोलाबारी से जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के बंकर में निहत्ते घुसकर भारतीय फौजी को जहन्नुम वासिल करके जामे शहादत नोश करने वाले कौम के बहादुर सपूत लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद की शहादत को आज 49 बरस बीत गए हैं। और मैंने इनकी गांव कर इनकी ग्रेव के ऊपर इनकी फैमिली के साथ पूरा स्पेशल शो किया हुआ है और उसमें एक बड़ा अजीबोगरीब वाकया भी मैंने भी वो शो देखा हुआ है। हाँ, वो जो इनकी कब्र शिफ्ट की गई, जब पता चला कि अब इनको जो है जहाँ दफनाया गया है 6 महीने बाद वहाँ से दूसरी जगह इनके भाई बता रहे थे, वो इनके भाई ने वो पूरा वाकया बताया। और एक और वाकया भी उन्होंने मुझे बताया था जो कि उस शो में ऑन एयर भी गया था, और वो ये था कि जो इनकी कोई एक मंगेतर थी जिनके साथ इनकी मंगनी हुई थी, और ये कहते थे कि मेरी शादी जो है वो तुम ही मेरी दुल्हन बनोगी। इनकी शहादत के बाद उसकी कहीं और बात तय हुई, और जिस दिन रुखसती थी उस दिन कोई एक आसमानी बिजली जो है वो गिरी है, जिसका शिकार सिर्फ दुल्हन हुई और बाकी सब लोग महफूज है। सो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे इस तरह के वाकयात सुन के कि कब्र शिफ्ट की जाती है तो खून रिस रहा है, और अगर उन्होंने कहा कि तो मेरी दुल्हन बनोगी तो उस लड़की को वाकई किसी और की दुल्हन बनना नसीब नहीं हुआ। और हमजा ये जो है ना टांग फेमोरल, ये जो थाई जिसे कहते हैं, उस वहाँ पे गोली लगी थी, और वहाँ पे जो जख्म होता है बहुत बड़ा होता है। वहाँ से खून के निकलने की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि आदमी बहुत जल्दी बेहोश हो जाता है। ये बहुत तेज़ी से खून निकल रहा था। बंकर में जब छलांग लगाई तो वहाँ पर एक जो गनर था उसकी गर्दन दबोच ली, और इतनी ताकत से वो गर्दन दबोची कि निहत्ते हाथों से और संगीनें मारी दुश्मनों ने, मुख्त बर्चियों के वार किए, लेकिन वो छोड़ी नहीं, और वो जो है उसकी भी मौत हुई और इनकी शहादत हुई। और जो जनरल था भारतीय फ़ौज का, उसने कहा कि मेरी फ़ौज में होता तो मैं इसे हाईएस्ट अवार्ड जो है वो देता। एंड देन 6 महीने के बाद जब निशान हैदर एजाज़ में आता है हिस्से में हमारे इस कौम के बेटे के, तो फिर वो जो कब्र शिफ्ट करने का मामला होता है, और वहाँ पे शहीद के जिस्म से रिश्ता हुआ खून जो कि पूरे गांव ने देखा, और वो वहाँ विटनेस थे जब मैं प्रोग्राम करने मैंने वो देखा। वो लोग भी सिर्फ भाई नहीं बात कर रहे थे, वो बाकी लोग भी कह रहे थे जी मैंने देखा, ऐसा ही हुआ। तो वो हमारी ईमान ताज़ा करने वाली बातें हैं कि शहीद को मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं और अल्लाह के यहाँ अपना रिस्क पाते हैं। सो अल्लाह ताला वतन के इन बेटों की जो हर महाज पे इस वक्त मौजूद है हिफाजत करे और हमारे अर्ज़े पाक की भी, जो बहुत कीमती कुर्बानियों का हासिल है। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस।